नमस्कार। भारतीय संविधान के आर्टिकल्स नाम सुनते ही लगता है कि ये कितना मुश्किल होगा, है ना? पर घबराइए मत। आज इस पूरी चुनौती को हम एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि संविधान के ये जो 395 मूल अनुच्छेद हैं, इन्हें आखिर याद रखा कैसे जाए? मतलब ये संख्या ही अपने आप में काफी बड़ी लगती है। जी हाँ, 395। और इस नंबर को देखकर सच में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो इस पूरी मुश्किल को एकदम आसान बना देगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले ये समझेंगे कि आर्टिकल्स याद करने में आखिर दिक्कत आती कहाँ है। फिर संविधान की जो बुनियाद है उसे देखेंगे और उसके बाद आएगी हमारी सबसे खास ट्रिक, केंद्र और राज्य की शक्तियों की तुलना। और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो अनुच्छेद याद करते वक्त अक्सर हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि हम कहीं से भी कोई भी आर्टिकल उठाकर रटना शुरू कर देते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कनेक्शन के, और नतीजा कंफ्यूजन, और कुछ ही दिन में सब भूल जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक सिस्टमैटिक अप्रोच। मतलब हम एक जैसे आर्टिकल्स को एक साथ रखेंगे, उनको ग्रुप करेंगे और फिर उनकी तुलना करेंगे, खास तौर पर केंद्र और राज्य के कानूनों की। यकीन मानिए, ये तरीका सब कुछ बदल कर रख देगा। तो ठीक है, इस सिस्टमैटिक सफर की शुरुआत करते हैं संविधान के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से, मतलब उसकी नींव से। देखिए, पार्ट आए तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में है, पर असली मजा है पार्ट 2 में। ये है नागरिकता पर, आर्टिकल्स 5 से 11। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। याद रखिए, नाग पंचमी, नाग से नागरिकता और पंचमी से आर्टिकल 5। है ना कमाल की ट्रिक? इसके बाद तो खैर पार्ट 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं और पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्य। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, केंद्र बनाम राज्य की शक्तियां। यही वो जादू है जिससे ढेर सारे अनुच्छेद मिनटों में याद हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति पद का आर्टिकल है 52। अब अगर राज्यपाल का आर्टिकल जानना है तो एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 52 में बस एक जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 53। अब इस 53 के आगे एक 1 लगा दीजिए, बन गया 153। कितना आसान है ना? एक आर्टिकल से दूसरा अपने आप याद हो गया। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। यही लॉजिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी काम करता है। देखिए, प्रधानमंत्री का आर्टिकल है 75। अब मुख्यमंत्री के लिए क्या करना है? 75 के दोनों नंबरों 7 और 5 दोनों में से एक एक घटा दीजिए। 7 में से एक गया तो 6, 5 में से एक गया तो 4, क्या बना? 64। अब बस इसके आगे एक एक लगा दीजिए, बन गया 164। ये ट्रिक सच में बहुत काम की है। और यही सेम पैटर्न संसद और राज्य विधानमंडल पर भी लागू होता है। संसद का आर्टिकल है 79। राज्य विधानमंडल के लिए फिर से वही करते हैं। 7 में से एक घटाइए, बचा 6, 9 में से एक घटाइए, बचा 8, हमें मिला 68, और इसके आगे एक लगाते ही बन गया 168। इस तरह जब हम तुलना करके सीखते हैं ना, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की बात हो ही रही है तो एक बहुत जरूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। आर्टिकल 61, ये है महाभियोग के बारे में। ये वो कानूनी रास्ता है जिससे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन में 14 दिन का नोटिस देकर की जा सकती है। अब ये वाला तो बहुत ही मजेदार है। आर्टिकल 72 को याद रखने का एक विजुअल तरीका। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। जरा सोचिए कि नंबर 2 जो है वो एक इंसान की तरह झुका हुआ है और वो शक्तिशाली नंबर 7 के सामने दया की भीख मांग रहा है। 7-2 मतलब क्षमा 2। ये इमेज दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए, अब अपना फोकस संसद और उससे जुड़े कुछ दूसरे जरूरी कानूनों पर करते हैं। यहाँ 2 ऐसे बिल हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 110 है धन विधेयक। आसान भाषा में ये सरकार की कमाई से जुड़ा है, जैसे टैक्स या कर्ज। दूसरी तरफ है आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। ये सरकार के खर्चे से जुड़ा है। तो याद रखने वाली बात क्या है? 110 मतलब इनकम, 117 मतलब खर्चा। संसद से जुड़े कुछ और भी बहुत जरूरी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 108, जब किसी बिल पर दोनों सदनों में सहमति ना बने तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। फिर है आर्टिकल 112, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की ताकत देता है।
और आखिर में आर्टिकल 148 जो सरकार के सारे हिसाब किताब पर नजर रखने वाले CAG की नियुक्ति करता है। चलिए अब संविधान के उन हिस्सों पर आते हैं जो देश में किसी भी तरह के संकट से निपटने और खुद संविधान को समय के साथ बदलने के लिए बनाए गए हैं। आपातकाल के आर्टिकल्स को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, +4 रूल। बस इतना याद रखना है। शुरुआत होती है आर्टिकल 352 से। ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसमें चाल जोड़ दीजिए, हम पहुंच गए आर्टिकल 356 पर। यह है राज्यों में लगने वाला राष्ट्रपति शासन। इसमें फिर से 4 जोड़िए और हम आ गए आर्टिकल 360 पर, जो है वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360, बस हो गया याद। और ये नंबर ये बहुत बहुत जरूरी है। आर्टिकल 368 ये वो ताकत है जो संसद को संविधान में बदलाव करने यानी संशोधन करने का अधिकार देती है। और सच कहें तो यही वो आर्टिकल है जो हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। तो चलिए आखिर में एक फटाफट रिवीजन हो जाए। अब तक जो भी सबसे जरूरी अनुच्छेद हमने देखे हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। एक नजर डालते हैं कुछ और सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 17 जो छुआछूत को खत्म करता है। आर्टिकल 32 हमारे अधिकारों का रक्षक। आर्टिकल 40 पंचायती राज की नींव। आर्टिकल 280 जो वित्त आयोग बनाता है। 324 जो निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग बनाता है। और जैसा हमने अभी देखा 368 जो संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। आर्टिकल 32 के बारे में ये कहा गया है कि ये भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब हम कहते हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो इसका असली मतलब क्या है? शायद इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये नियमों की एक किताब है, बल्कि ये एक ऐसा ढांचा है जो इस देश के लोगों की उम्मीदों के साथ सांस लेता है, बढ़ता है और समय के साथ बदलता है। इस पर जरूर सोचिएगा। Thanks for watching. Don't forget to subscribe for next video.